चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज क्लास 11th बायोलॉजी ये 13 लेसन का नेक्स्ट टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक है बच्चों प्रकाश संश्लेषण का दूसरा चरण। हमको पता है कि प्रकाश संश्लेषण 2 चरणों में होता है। पहले थी प्रकाश प्रक्रिया और दूसरा है बच्चों जैव संश्लेषण अवस्था, बायोसिंथेटिक फेज। तो आज हम बात करने वाले हैं जैव संश्लेषण अवस्था और इसके अंतर्गत बच्चों आएगा केल्विन चक्र। ठीक है, अब थोड़ा सा अगर आप कल की बातें, कल का जो लेक्चर था उसमें देखें लाइट रिएक्शन में क्या क्या बना था। बच्चों अगर आप देखें कि लाइट रिएक्शन में बना क्या क्या था, लाइट रिएक्शन में बच्चों प्रकाश प्रक्रिया में एटीपी, NADPH H+, आप शॉर्ट में लिख सकते हो NADPH2 और O2। O2 बच्चों जो क्लोरोप्लास्ट था उसमें से ये बाहर वातावरण में आ जाए। क्योंकि क्लोरोप्लास्ट की बाहर की सतह के साथ ग्रेना की सतह चिपकी होती, थैलेकोइड की, तो ऑक्सीजन बाहर डिफ्यूज हो जाती है, वातावरण में प्रसरित हो जाती है, क्योंकि यहाँ इसकी सांद्रता ज्यादा है, वातावरण में कम है, वहां से ये बाहर आ जाती है। और ये दोनों बच्चों कौन कौन, एटीपी और NADPH2, ये दोनों कहाँ बने हैं? ये दोनों बने हैं ग्रेना के अंदर। ये दोनों ग्रेना में से डिफ्यूज होंगे बच्चों और कहाँ आ जाएंगे? ये आ जाएंगे आपके स्ट्रोमा में। ठीक है, प्रकाश प्रक्रिया में बने हुए जो उत्पाद है एटीपी और NADPH2, ये ग्रेना से विस्तृत होकर स्ट्रोमा में आ जाते हैं। अब स्ट्रोमा में बच्चों बाहर वातावरण से CO2 प्रवेश कर चुकी है। तो ये जो CO2 है ये ATP और NADPH2 के साथ जुड़कर, यानी CO2 का रिडक्शन होकर ग्लूकोज का निर्माण होगा, और ग्लूकोज का निर्माण होता है स्ट्रोमा में और प्रकाश संश्लेषण की जैव संश्लेषण अवस्था। ये प्रक्रिया बच्चों प्रकाश पर निर्भर नहीं है, याद रखना है आपको। ये प्रक्रिया प्रकाश पर निर्भर नहीं है, लेकिन प्रकाश प्रक्रिया से बनने वाले उत्पादों पर निर्भर है। अर्थात अगर प्रकाश नहीं हो तो ये प्रक्रिया चलेगी, लेकिन कुछ समय तक चलेगी। बहुत लंबे समय तक बच्चों ये प्रक्रिया प्रकाश की अनुपस्थिति में नहीं चल सकती है। तो किताब में आपके क्वेश्चन पूछा है, क्या इस अवस्था को अंधकार प्रक्रिया कहना सही है? जी नहीं, ये प्रक्रिया प्रकाश की अनुपस्थिति में बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकती है, इसीलिए इसे अंधकार प्रक्रिया कहना
उचित नहीं है। प्रकाश नहीं, अंधकार में कुछ समय तक चलेगी। और कब तक चलेगी? जब तक प्रकाश प्रक्रिया द्वारा बने हुए एटीपी और NADPH2 का उपयोग नहीं हो जाता स्ट्रोमा में, तब तक ये प्रक्रिया चलेगी। जैसे ये दोनों स्ट्रोमा में खत्म हुई, ये प्रक्रिया भी बंद हो जाएगी। लेकिन जैसे ही वापस इसको प्रकाश मिलेगा, एटीपी NADPH2 का निर्माण होगा, ये प्रक्रिया वापस शुरू हो जाएगी। तो इसको अंधकार प्रक्रिया कहना उचित नहीं। कह सकते हैं, कहते भी हैं, लेकिन कहना बच्चों क्या नहीं है, उचित नहीं। ठीक है, वापस थोड़ा सा शॉर्ट रिवाइज करते हैं कि प्रकाश प्रक्रिया में जो उत्पाद बने हैं एटीपी, NADPH2 और O2, उसमें से O2 तो वातावरण में डिफ्यूज हो गई है। एटीपी, NADPH2 ये दोनों ग्रेना से निकलकर स्ट्रोमा में आ गए हैं और अब स्ट्रोमा में ये CO2 का रिडक्शन करके ग्लूकोज का निर्माण करेंगे। अब ग्लूकोज का निर्माण बच्चों कैसे होगा, उसके लिए पूरी प्रक्रिया है, वो समझते हैं। जैव संश्लेषण अवस्था, ये बच्चों आपको बता दिया है। एटीपी, NADPH2 का उपयोग कहाँ होता है? O2 थी, वो डिफ्यूज हो गई है क्लोरोप्लास्ट में से। ठीक है, ये प्रकाश संश्लेषण का जैव संश्लेषण चरण है। प्रक्रिया परोक्ष रूप से प्रकाश पर निर्भर नहीं करती है, बल्कि प्रकाश की प्रक्रियाओं के उत्पाद एटीपी और NADPH2 के अलावा CO2 और H2O पर निर्भर करती है। ठीक है, तो ये आपको बता दिया बच्चों। जैव संश्लेषण अवस्था में एटीपी तथा NADPH2 का उपयोग कैसे होता है? तो हम पहले देख चुके हैं बच्चों कि H2O के साथ सब जब CO2 जुड़ेगी, सिंपल रिएक्शन है, H2O प्लस CO2, हमने समीकरण पढ़ी थी, CH2O का होल N प्लस O2, तो शर्करा बनती है। तो वैज्ञानिकों के लिए एक रुचि का विषय था ये प्रक्रिया संपन्न कैसे होती है, अथवा जब CO2 H2O के साथ जुड़ता है तो पहला उत्पाद क्या बनता है। सबसे पहले बच्चों आपको ये देखना है कि इस प्रक्रिया में पहला उत्पाद क्या बनता है। सबसे महत्वपूर्ण था कि प्रकाश संश्लेषण की जैव संश्लेषण अवस्था में शर्करा बनने से पहले जब H2O CO2 के साथ जुड़ती है तो पहला उत्पाद क्या बनता है। बहुत सारे वैज्ञानिकों ने बच्चों प्रयोग किए, लेकिन जो सबसे सफल प्रयोग था वो था मेल्विन केल्विन। इन्होंने रेडियो आइसोटोप कार्बन का C14 का यूज किया। C14 कार्बन का रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, रेडियो एक्टिव समस्थानिक है। ठीक है, और द्वितीय विश्व युद्ध के ठीक बाद जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स थे, इनका अपने लाभ के लिए, अपने फायदे के लिए बच्चों इनका उपयोग किया गया। रसायन विज्ञान में अगर मुझे किसी प्रक्रिया का पाथ जानना हो, किसी प्रक्रिया का मार्ग जानना हो आपको, तो आप रेडियो आइसोटोप का ही उपयोग करो, जैसे रॉबर्ट हिल ने किया था। प्रकाश प्रक्रिया में जो ऑक्सीजन है वो कहां से बनती है, उन्होंने सिद्ध कर दिया था कि ऑक्सीजन पानी से बनती है, CO2 से नहीं बनती है। वहां पे भी उन्होंने रेडियो आइसोटोप का उपयोग किया था। मेल्विन केल्विन ने कार्बन के रेडियो आइसोटोप C14 का यूज किया। ठीक है, और ये पता लगाया कि जब CO2 का फिक्सेशन होता है तो सबसे पहले बनने वाला जो उत्पाद है बच्चों, वो 3 कार्बन वाला फॉस्फोग्लिसरिक एसिड PGA है। ठीक है, तो ये कार्बनिक अम्ल है 3 कार्बन वाला। किसने सिद्ध किया था? मेल्विन केल्विन ने
और ये पूरी की पूरी प्रक्रिया बच्चों चक्रीय है और इसे केल्विन ने खोजा था, इसलिए इसका नाम पड़ गया केल्विन चक्र, जो कि हम आगे आने वाले टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जैव संश्लेषण चरण में एटीपी तथा NADPH2 का उपयोग कैसे होता है देखेंगे। H2O के साथ CO2 जुड़ी शर्करा बनेगी, हम पहले पढ़ चुके हैं। वैज्ञानिकों के लिए एक रुचि का विषय था कि जब H2O CO2 यानी CO2 का जब स्थिरीकरण होगा, CO2 का जब यौगिकीकरण होगा, तो सबसे पहला उत्पाद क्या बनेगा। कार्बन का रेडियो आइसोटोप C14 का उपयोग करके मेल्विन कैल्विन ने सबसे पहले ये पता किया CO2 के फिक्सेशन के दौरान पहला बनने वाला जो उत्पाद है वो 3 कार्बन वाला कार्बनिक यौगिक फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, शॉर्ट में कहते हैं PGA। कैल्विन ने खोजा था, नाम पड़ गया कैल्विन चक्र। जैव संश्लेषण अवस्था के पहले उत्पाद, अब पहला उत्पाद तो खोज दिया, तो वैज्ञानिकों ने देखा कि क्या सभी वनस्पतियों में CO2 फिक्सेशन का पहला उत्पाद, CO2 फिक्सेशन का प्रथम उत्पाद क्या 3 कार्बन वाला PGA है या कुछ और भी है। बहुत सारे पौधों पर बच्चों व्यापक रूप से प्रयोग किए गए और पता चला कि CO2 फिक्सेशन में अधिकतर पौधों में जो प्रथम उत्पाद था वो 3 कार्बन वाला PGA था, लेकिन कुछ पौधों में जो उष्ण कटिबंधीय होते हैं, एक बीजपत्री होते हैं, इनमें CO2 फिक्सेशन का जो पहला उत्पाद था वो 4 कार्बन वाला ऑक्जेलो एसिटिक एसिड OAA था। ठीक, अधिकतर पौधों में क्या है, CO2 फिक्सेशन का पहला उत्पाद, CO2 यौगिकीकरण का पहला उत्पाद 3 कार्बन वाला PGA है। बहुत सारे पौधों में जो उष्ण कटिबंधीय है, एक बीजपत्री है, उन पौधों में CO2 फिक्सेशन का पहला उत्पाद 4 कार्बन वाला ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड OAA था। तो अब पौधों को बच्चों 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। वे पौधे जिनमें CO2 यौगिकीकरण से उत्पन्न होने वाला पहला उत्पाद 3 कार्बन वाला था, उसे बच्चों उन पौधों को C3 प्लांट कहा गया। C3 पद या C3 पौधे, और जिनमें 4 कार्बन वाला था बच्चों उसे C4 पद या C4 पौधे का। 2 प्रकार के प्लांट, 2 प्रकार के पद, जिनमें CO2 फिक्सेशन का पहला उत्पाद क्या था बच्चों, 3 कार्बन वाला PGA था, उन पौधों को C3 पादप कहा गया और पथ को C3 पथ कहा गया। C3 3 कार्बन। जिन पौधों में CO2 फिक्सेशन का पहला उत्पाद क्या था, वो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड OAA 4 कार्बन वाला था, उन पौधों को C4 प्लांट और पथ को C4 पथ कहा गया। ठीक है, तो आपको पता चल गया 2 उत्पाद है, PGA 3 कार्बन, OAA 4 कार्बन। 3 कार्बन होगा तो C3 पथ और 4 होगा तो C4 पथ। अब आपको ये पता चल गया कि उत्पाद पहले कौन सा है, तो बच्चों ये भी पता करना पड़ेगा कि CO2 सबसे पहले किसके साथ जुड़ेगी। तो वैज्ञानिकों ने बहुत रिसर्च करी इस चीज, बहुत सारे अध्ययन किए
और अध्ययन के बाद बच्चों ये पता चला कि जैव संश्लेषण की जो अवस्था है उसमें CO2 सबसे पहले जुड़ेगा किसके साथ में? RUBP के साथ। RUBP पूरा नाम रिबुलोज। कुछ याद आया बच्चों? बाय फॉस्फेट। आपको पता है जो पेंटोज शुगर है वो दो प्रकार की होती है, एल्डोपेंटोज और कीटोपेंटोज। अगर आप देखें इसको तो बच्चों ये पेंटोज शुगर है, लेकिन पेंटोज शुगर दो प्रकार की, एल्डोपेंटोज और कीटोपेंटोज। एल्डोपेंटोज में बच्चों रिबोज जो आरएनए में होती है शर्करा, डीऑक्सीरिबोज जो डीएनए में होती है। ये दो शर्कराएं आती है एल्डोपेंटोज में, और कीटोपेंटोज में आपके सामने जो लिखा है वो है रिबुलोज। ठीक है बच्चों, तो रिबुलोज क्या है? एक कीटोपेंटोज है। संरचना अगर आपको देखनी हो तो संरचना देख लो बच्चों। कितने कार्बन है? 5 कार्बन है। 5 कार्बन लिखो, 1 2 3 4 5। ये 5 कार्बन सेकेंड कार्बन पे बच्चों, क्योंकि ये कीटो शर्करा है तो सेकेंड कार्बन पे आपको ऑक्सीजन लगा देना है, और बाकी सब पे यहाँ पे OH 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 OH। बाकी संयोजकता बच्चों, कार्बन की संयोजकता 4 है, संयोजकता पूरी कर दूं हाइड्रोजन के द्वारा। ये बन गया रिबुलोज। ठीक है, तो CO2 सबसे पहले इसी शर्करा के साथ जुड़ता है। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5। 5 कार्बन है। स्ट्रोमा में CO2 प्रवेश किया और जुड़ गया बच्चों किसके साथ में? रिबुलोज के साथ। सबसे पहले सर्वप्रथम क्या होगा? CO2 स्ट्रोमा में प्रवेश करेगी और स्ट्रोमा में पहले से रिबुलोज बाय फॉस्फेट। फॉस्फेट लगाना है तो यहां से बच्चों क्या करोगे? ये रिबुलोज है, एक H हटाओ P जोड़ो, H हटाओ P जोड़ो, रिबुलोज बाय फॉस्फेट। यहां से H हटा दो, यहां से H हटा दो, तो यहाँ पे फॉस्फेट जोड़ दो बच्चों, PO4। मैं सिंपल P जोड़ देता हूं, ये बन गया RUBP। ठीक है, तो सबसे पहले CO2, इसमें एक कार्बन है, इसमें 5 कार्बन है, तो ये दोनों जुड़ेंगे तो 6 कार्बन वाला एक अस्थायी संयोजन बनता है। इस अस्थायी संयोजन में 6 कार्बन और 2 फॉस्फेट होते हैं। क्योंकि अस्थायी है, बहुत जल्दी टूट जाएगा बच्चों। टूटेगा तो दो समान भाग बनेंगे, 3 कार्बन 1 फॉस्फेट, 3 कार्बन और 1 फॉस्फेट, 3 कार्बन और 1 फॉस्फेट वाला PGA बनता है। 3 कार्बन वाला फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है, इसीलिए इसे C3 पाथ कहते हैं। क्योंकि कैल्विन ने खोजा था, इसे कैल्विन चक्र भी कहते हैं। क्वेश्चन आपके पास था बच्चों कि सबसे पहला CO2 ग्राही कौन है?
पाथ चाहे C3 हो या C4, C3 पथ हो या C4 पथ हो। तो प्रथम CO2 ग्राहक है आपका RUBP, पूरा नाम बोलो, रिबुलोज बाइफॉस्फेट। रिबुलोज क्या है? एक कीटो पेंटोज है। CO2 के साथ जुड़ेगा एक 6 कार्बन और 2 फॉस्फेट वाला अस्थायी संयोजन बनाएगा, जो बनते ही टूटेगा 2 समान भागों में, 3 कार्बन और एक फॉस्फेट वाला एक कार्बनिक अम्ल बनेगा, जिसे PGA कहेंगे। ठीक है बच्चों, ये हो गया क्या? प्रथम CO2 ग्राहक। केल्विन चक्र। तो बच्चों केल्विन चक्र को 3 भागों में बांटना है। एक भाग मैंने आपको बता दिया है, कार्बोक्सिलेशन। इसमें CO2 रिबुलोज बाइफॉस्फेट के साथ जुड़ेगी और 2 PGA का निर्माण करेगी। ठीक है, उसके बाद आता है रिडक्शन। रिडक्शन में बच्चों उपयोग होता है प्रकाश प्रक्रिया में बने हुए ATP और NADPH2 का। ये दोनों के दोनों PGA के साथ जुड़ेंगे और उसका रिडक्शन करेंगे। एसिड का रिडक्शन होता है तो एल्डिहाइड बनता है, तो फॉस्फोग्लिसल्डिहाइड बनेगा। पुनर्उद्भवन में RUBP का वापस निर्माण हो जाएगा। पुनरुद्भवन में क्या होगा? RUBP का वापस से निर्माण होगा। केल्विन चक्र को 3 भागों में बांटना है, कार्बोक्सिलेशन, दूसरा रिडक्शन, तीसरा पुनरुद्भवन। आइए बच्चों इसको पूरा चक्र समझते हैं। पहले चक्र अपना समझ लेते हैं और उसके बाद आपकी बुक में क्या लिखा है बच्चों वो देखें। क्योंकि चक्र है तो सबसे पहले हम एक डॉट 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 इस तरह से एक चक्र चक्री रचना बच्चों बना लेते हैं। ठीक है, वातावरण से बच्चों क्या कराना है आपको? CO2 को प्रवेश कराना है, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये प्रक्रिया स्टोमा में होगी। यहां पे है, स्टोमा में है RUBP। कितने कार्बन? 5 कार्बन, 2 फॉस्फेट। तो सबसे पहले सर्वप्रथम 5 कार्बन और 2 फॉस्फेट वाली पेंटो शुगर के साथ CO2 जुड़ेगा और 6 कार्बन और 2 फॉस्फेट वाला बच्चों क्या बनाएगा? अस्थायी संयोजन। 6 कार्बन, 2 फॉस्फेट। ये टूटेगा 2 समान भागों में और क्या बनेगा बच्चों? आप 2 का गुणा करेंगे इसके बाद, क्योंकि 2 भाग बनेंगे। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। कितने कार्बन? 3 कार्बन, 1 फॉस्फेट। तो RUBP जब CO2 के साथ जुड़ी और उसने क्या बनाया? PGA का निर्माण किया, 3 कार्बन वाला। यहां तक की अवस्था को कार्बोक्सिलेशन कहेंगे। कार्बोक्सिलेशन, CO2 का फिक्सेशन। उसके बाद अब प्रकाश प्रक्रिया में बने हुए घटकों का यूज करो। क्या क्या बना था वहां पे? वहां पे बच्चों बना था ATP, और 2 का गुणा करते जाओ, 2 ATP से बच्चों 2 ADP बन जाएगा। NADPH2 से 2NADP, यानी यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगी तो इसका ऑक्सीडेशन होगा और PGA का रिडक्शन होगा बच्चों, यहाँ पे बच जाएगा PGAN।
2 PG। तो PGA से PGL का निर्माण, यहां तक की जो अवस्था है बच्चों, उसे रिडक्शन कहें, अवकरण कहें। ठीक है, ये अवस्था यहां से यहां तक। उसके बाद ये वापस ATP की सहायता से बच्चों क्या बना लेगा, ATP से ADP, और ये वापस RUBP बन जाएगा। लेकिन उससे पहले यहां कुछ PGL के अणु ग्लूकोज का भी निर्माण कर देंगे। ठीक है, अब बच्चों आपको पता है कि CO2 के आपने 6 अणु यूज किए थे, आपने 6 अणु यूज किए थे, 6 CO2, ये भी 6 बनेंगे, ये भी 6 है, एक एक थे तो हमने 6 कर दिया। ये कितना होगा बच्चों, ये 12 हो जाए, 1 से 2 थे तो 6 से 12, तो आपके पास PGL के 12 अणु हैं, ये 12 12 12 12, ठीक है, 12 ATP, 12 NADPH2 और 12 बनेंगे PG, ये सब 12 12। 12 में से बच्चों 10 2 PGL, 12 में से 2 PGAL ग्लूकोज का निर्माण करेंगे और 10 PGAL ATP के 6 अणु के साथ जुड़ेंगे और RUBP का वापस 6 अणु बना। क्योंकि RUBP वापस बन रहा है, उसे रीजेनरेशन अथवा पुनः सर्जन कहते हैं। तो आपको 6 अणु लेके यूज कर लेने का है, CO2 के 6 अणु RUBP के 6 अणुओं के साथ जुड़े और 6 अस्थायी संयोजन बने जिसमें 6 कार्बन और 2 फॉस्फेट है। ये अस्थायी संयोजन 2 भागों में टूटा तो 6 से 12 PGA के अणु बनेंगे, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जिसमें 3 कार्बन और 1 फॉस्फेट है। कितने बनेंगे बच्चों, 12। अब प्रकाश प्रक्रिया में बने हुए ATP और NADPH2 का उपयोग, ये दोनों कितने कितने यूज करने हैं, जितने PGA बने थे 12 PGA बने तो 12 ATP यूज करोगे और 12 NADPH2 यूज करोगे। 12 ATP से 12 ADP बनेंगे, 12 NADPH2 से 12 NADP बन जाएंगे और 12 PGA से बच्चों 12 PGAL, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। एसिड का जब भी रिडक्शन होगा एल्डिहाइड बनेगा। इस 12 PGL में से 2 PGAL ग्लूकोज का निर्माण करेंगे और 10 PGL ATP के 6 अणुओं के साथ जुड़कर वापस RUBP का पुनः निर्माण कर देंगे। ठीक है, तो बच्चों देखिए कि ग्लूकोज के एक अणु के लिए आपको CO2 के 6 अणु चाहिए, 12 ATP चाहिए, 12 NADPH2 चाहिए। लेकिन CO2 का 6 अणुओं का स्थिरीकरण करना हो, 6 अणुओं का स्थिरीकरण, फिक्सेशन करना हो आपको, CO2 के 6 अणु है, तो कितने ATP चाहिए, 12 ATP ये है, 6 ये है, तो आपको 18 ATP चाहिए। NADPH2 कितना चाहिए, तो यहाँ पे 12 ही है, तो 12 NADPH2 चाहिए। ये आपको याद रखना है। अगर 6 के लिए आपको याद है तो 1 के लिए निकाल सकते हो, 1 के लिए क्या करो, 6 से डिवाइड कर दो, 1 का निकल गया 2 कार्बन के लिए या 2 CO2 के लिए, 3 CO2 के लिए आप इसका यूज कर सकते हो। तो ये है बच्चों केल्विन चक्र, इसको पढ़िए, आपके बुक में क्या है वो देख लेते हैं। ये है रिबुलोज बाइफॉस्फेट, 1,5 बाइफॉस्फेट है, CO2H2 जुड़ा, कार्बोक्सिलेशन हुआ, 3 फॉस्फोग्लिसरेट यानी PGA बना, ATP NADPH2 का उपयोग करना है, ATP से ADP बनेगा, NADPH2 से IP यानी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और NADP अलग हो जाएगा, क्या बनेगा, ट्रायोस फॉस्फेट।
अर्थात PGEL से शर्करा और उसे स्टार्च, ATP का उपयोग होगा और पुनः बच्चों RUBP वापस बन जाए। ठीक है, तो ये आपको ये जो चक्र है ये समझ लेना बच्चों, कैलकुलेशन में भी ये काम आएगा। ठीक है, चलिए आज आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है केल्विन चक्र, वो आपको समझना है, पढ़ना है, नहीं समझ में आए तो मुझे मैसेज करना है। ठीक है बच्चों, चलिए बाय बाय।